ऑफिस से निकलते निकलते रवि ने घड़ी पर नज़र मारी। रात के 8 बज गए थे। बरबस उसके मुंह से निकला, क्या यार, आज भी देर हो गई। विनोद ने भी उबासी छोड़ते हुए कहा, हाँ यार, इतनी देर तक ऑफिस की झिकझिक और फिर देर से घर पहुंचने पर बीवी से खिटपिट। भाई, मेरी बीवी तो पहुंचते ही पूछेगी, आज बहुत थक गए होगे, खाना लगा दूं। बस उसके इसी स्वागत से सारी थकान दूर हो जाती है। विनोद दुखी होकर बोला, तू किस्मत वाला है यार। मेरी बीवी तो गुस्से के मारे आधे घंटे तक दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फिर पहला सवाल करेगी, आ गए अपनी छमिया के पास से। बहुत ही सक्की है यार। सच बताऊं रवि, मेरा तजुर्बा तो कहता है कि सक्की बीवी होने से तो अच्छा है आदमी कुंवारा ही मर जाए। ज़िंदगी दूभर कर देती है। ज़रा सा ऑफिस से आने में देर हो जाए तो बस आफत कर देती है। ऑफिस में देर तक ना बैठो तो बॉस की झिड़की, और देर तक बैठो तो बीवी की झिड़की। क्या यही है ज़िंदगी? रवि मुस्कुरा दिया। घर पहुंचा तो फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही ममता ने पूछा, आज बहुत थक गए होगे, खाना लगा दूं? रवि ने लपक के ममता को बाहों में समेट लिया। ममता समझ ही नहीं पाई कि आज क्या हो गया रवि को, पर रवि मुस्कुराता रहा। ऐसे ही दिन कट रहे थे उनके, हंसी खुशी में। ममता, मेरी तौलिया कहाँ है? सवेरे ही बाथरूम जाने से पहले रवि चिल्लाया तो ममता दौड़ी हुई किचन से आई। टंगी तो है आपके कंधे पर। रवि अपनी खिसियाट मिटाते हुए बोला, ठीक है। मेरे कपड़े अलमारी से निकाल देना, वह रखे हैं आपके सामने। पलंग पर रवि की नज़र पलंग पर पड़ी तो वह और खिसिया गया। ममता मुस्कुराते हुए बोली, आप भी बस हड़बड़ी में ऐसा नर्वस होते हैं कि पूरा घर नर्वस हो जाए। रवि मुस्कुरा दिया, पर उसके हाथ पैर फूल रहे थे। पूरे घर में हड़बड़ी मचा दी थी उसने। आज रवि को ऑफिस जल्दी पहुंचना था। उसका प्रमोशन के लिए साक्षात्कार था। ममता ने कई बार समझाया कि ऐसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, पर रवि पर कोई असर नहीं हो रहा था। स्वयं को तो संभाल ना पा रहा था, ममता को और नर्वस कर दिया था। छोटी सी रिंकी भी पापा मम्मी को एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते देखकर कुछ ना समझ पा रही थी। वह अपने नन्हे नन्हे पाँव से लड़खड़ाती हुई सी कभी पापा के पीछे तो कभी मम्मी के पीछे भाग रही थी। ऐसे में वह कभी पापा से टकरा जाती तो कभी मम्मी से। बाथरूम से निकलकर रवि ने पलंग पर से कपड़े उठाए। ममता ने उसका सारा सामान करीने से सजा दिया था। रवि का इस्त्री किया हुआ सूट, टाई, शर्ट, मैचिंग रुमाल, टाई पिन इत्यादि। कई घंटों तक कई दुकानें घूमने के बाद रवि ने यह कपड़े खरीदे थे, खास इंटरव्यू के लिए। कमीज और पैंट नए होते हुए भी रवि ने कम से कम 3 बार फिर से इस्त्री कराई थी। तैयार होने के बाद रवि ने स्वयं को अलग अलग कोण से शीशे में निहारा और संतुष्ट होने के बाद अलमारी की ओर बढ़ गया। विनोद का फ़ोन आया था क्या? वह मुझे अपनी कार से पिक करने आने वाला है। रवि अलमारी से आवश्यक कागज़ निकालते हुए बोला। इससे पहले कि ममता कोई उत्तर दे पाती, फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो। हाँ विनोद, बोलो। ममता जब बेडरूम में घुसी तो रवि फ़ोन पर झल्ला रहा था। क्या बात करता है यार, लास्ट मिनट पर बोल रहा है कि नहीं आ पा रहा। पहले कहना था तो मैं जल्दी निकल कर लोकल पकड़ लेता, अब तो टाइम भी नहीं बचा। गुस्से में उसने फ़ोन पटक दिया और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इस विनोद के बच्चे की गाड़ी को भी आज ही ख़राब होना था। अब कैसे पहुंचूंगा मैं टाइम से? मेरा नाश्ता तैयार है। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह डाइनिंग टेबल पर लपक चुका था। किचन से गरम गरम पराठे लाते हुए ममता ने समझाया, डिस्टर्ब मत हो, अच्छे मूड से जाओ तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा। अब जो हो गया उसको भूल जाओ, टैक्सी की बजाय लोकल से जल्दी पहुंच जाओगे। ममता की बात पर उसने कोई ध्यान ना दिया। 4-5 बार घड़ी पर नज़र मारी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। उसकी समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। पहले पता होता कि विनोद नहीं आ रहा तो सवेरे सवेरे लोकल पकड़ लेता। एक तो टाइम से पहले पहुंच जाता, दूसरे उस वक्त लोकल में भीड़ भी कम होने के कारण उसके कपड़े और जूते खराब नहीं होते। उसकी हड़बड़ाहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
पापा को मेज़ पर आया देख रिक्की भी दौड़कर आ गई। उसको पापा के हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता था। जैसे ही वे कूदकर कुर्सी पर चढ़ी, उसकी कूनी दूध के गिलास से लगी और सारा का सारा दूध रवि के कमीज और पतलून पर फैल गया। एक ही झटके में रवि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पलक झपकते ही रवि का एक झन्नाटेदार हाथ मासूम रिक्की के गाल पर पड़ा और साथ ही पूरी ताकत से वह दहाड़ा। अंधों की तरह चलती है, इतनी बड़ी हो गई पर चलने की तमीज़ नहीं आई, सारे कपड़े खराब कर दिए। रिक्की को इस अचानक आक्रमण की उम्मीद न थी। उसने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। ममता किचन से भागती हुई आई। रिक्की के गाल पर उंगलियों के निशान देखकर उसने रवि को टोका। क्या करते हो रवि? इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी ज़ोर से मारते हैं कहीं? देख कर नहीं चल सकती है? अगर 2 टुकड़े मेरे हाथ से नहीं खाएगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? अब क्या पहन कर जाऊँगा मैं? ममता ने बात संभाली। मैं दूसरा सेट निकाल देती हूँ, पर बच्चा पर तो गुस्सा मत निकालो। ये सेट मैं ख़ास तौर से इंटरव्यू के लिए ही लाया था। दूसरे सेट के साथ की टाई कहाँ से आएगी? और फिर बदलने में टाइम लगेगा सो अलग। फिर रोती हुई रिक्की पर चिल्लाते हुए बोला, अब चुप भी हो जाओ महारानी। अब जो हो गया सो हो गया। उस बच्चे पर क्यों गर्म हो रहे हो? उसकी क्या गलती है? ममता ने सहमी हुई रिक्की को लिपटा लिया। सुबकती हुई बच्ची माँ के आंचल में सिमट गई। फिर रवि का गुस्सा निकला ममता पर। सारी गलती तुम्हारी ही है। दूध का गिलास मेज पर इतने किनारे रखने की क्या ज़रूरत थी? कुछ तो समझदारी से काम किया होता। तुम जो इतनी हड़बड़ी मचा रहे हो, जल्दी में रख दिया था। अगर तुम्हें ही इतनी समझ थी तो मेज़ के बीच में सरका लेते। ममता ने रिक्की को पुचकारते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम रिक्की को छोड़ो और मेरी फ़िक्र करो। यह सब लाड़ प्यार का नाटक बाद में करती रहना। ना चाहते हुए भी क्रोध में रवि के मुंह से कड़वे बोल निकल रहे थे। नाटक वाली बात ममता को चुभ गई। सवेरे से ही तुम्हारे कामों में लगी हुई हूँ। तुम्हारे नहाने का पानी गर्म करने से लेकर कपड़े निकालना, नाश्ता बनाना, रात 1 बजे तक तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री करी और सवेरे 5 बजे से फिर खट रही हूँ। बच्ची को भी मैं ही संभालूँ और उनके बाप को भी। अब ज़रा सा तुम ही संभाल लेते रिक्की को तो मैं एक और ध्यान दे लेती, पर तुमसे तो अपने काम के लिए भी हाथ पैर हिलाए नहीं जाते। नौकर रखने का बुता नहीं है, पर हुक्म चलाना जानते हो। रिक्की को इतनी छोटी सी बात पर पीटे जाने पर ममता को बहुत क्रोध आ रहा था। ममता की बात से रवि के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी बेवकूफ़ी की बात पर बहस कर इस समय नहीं गंवाना चाहता। रिक्की को छोड़ो और मुझे जल्दी विदा करो। दोनों ओर से ना चाहते हुए भी कड़वाहट की गोलाबारी हुई। रिक्की पहली बार घर में ऐसा माहौल देखकर सहम गई थी और माँ की गोद में सिमटी हुई सुबक रही थी। जैसे तैसे तैयार होकर रवि भुनभुनाता हुआ बिना नाश्ता किए ही स्टेशन पहुँच गया। उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका था। एक तो मन के कपड़े नहीं पहने, ऊपर से देर भी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से लोकल ट्रेन में घुसने को मिला। ख़राब मूड होने के कारण सीट को लेकर बिना वजह एक से झगड़ा भी हो गया। इंटरव्यू में भी उसका मूड ख़राब रहा और वह जैसे तैसे सवालों के जवाब देकर बाहर आ गया। शाम को ऑफिस बंद होने के बाद भी उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा था। रह रहकर उसे गुस्सा आ रहा था, कभी रिक्की पर और कभी ममता पर। काफ़ी देर तक वह बाज़ार में इधर उधर टहलता रहा। किसी तरह से वक्त गुजरता रहा और फिर 11 बजे रात तक पार्क में जाकर बैठ गया। घर पहुंचा तो रिक्की सो चुकी थी और ममता बेडरूम में लेटी टीवी देख रही थी। उसका खाना डाइनिंग टेबल पर ढक कर रख दिया था। रवि को फिर क्रोध ने घेरा। यह तो होता ही नहीं कि अपनी गलती मान लें, बस कोप भवन में लेट गई जाकर। उधर ममता का भी सारे दिन किसी काम में मन नहीं लगा। रिक्की को चिपकाए चिपकाए बेमन से काम निपटाती रही। दरवाजे के खटके से पता चल गया था कि रवि आ गया है। उसे पूरी उम्मीद थी कि सवेरे के बर्ताव के लिए रवि उसको सॉरी बोलेगा, मगर दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी और कोई झुकने को तैयार नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी रवि का दिमाग ठंडा नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार ममता की बात गूंज जाती।
नौकर रखने का बुता नहीं है, पर हुक्म चलाना जानते हो। कितनी भी कोशिश करो, पर यह बात उसके जहन में बार बार सूल की तरह चुभ रही थी। बड़े घर से आई है, दसियों नौकर चाकर हैं तो होंगे, इसका यह मतलब तो नहीं मुझको ताना दे। अब जितना मेरा वेतन है उसी के हिसाब से तो खर्च कर पाऊँगा। किस घर में पत्नियां काम नहीं करती? अगर इतना ही था तो बन जाती किसी बिरला टाटा के घर की बहू। क्रोध में दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। इसका मतलब ममता के दिल में शुरू से है कि मेरा खर्च करने का बुता उतना नहीं है जितना उसकी ज़रूरतें हैं। ममता भी अपनी चुभन लिए मायूसी रहने लगी। उसे रवि का डायलॉग कचोटता रहता था, यह सब लाड़ प्यार का नाटक बाद में करती रहना। उसका मन सोच सोच कर रो उठता। तुम्हें नाटक लगता है यह सब? रिक्की तुम्हारी भी तो बेटी है। तुम्हारी हर चीज़ से प्यार किया मैंने रवि, तुमसे, तुम्हारे छोटे से मकान से। तुमने जो भी लाकर हाथ में रखा मैंने उसी में काम चलाया। कभी पैसे के लिए उब्बी ना की। कभी मैंने अपने पापा के घर और उनकी रईसी की तुलना नहीं की। तुमने जिस हाल में रखा मैं खुश रही, और अब तुम्हें यह सब नाटक लगता है। सही कहा है लोगों ने, क्रोध में दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। दोनों अपने मन का मुटाव लिए दिन काटते रहे, पर झुकने को कोई तैयार नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों की हर बात में कड़वाहट आने लगी। बात बात पर दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष मारते थे, और एक कटाक्ष के जवाब में दूसरा दहला मारता था। पहले रवि ममता के कामों में हाथ बटा देता था। दिन भर हंसा हंसा के ममता का मन लगाए रहता था। वह सब बंद हो गया। उधर ममता, जो पहले रवि का पूरा ध्यान रखती थी, उसका मनपसंद खाना बनाना, ऑफिस जाने से पहले अलमारी से कपड़े निकाल कर देना, घर को साफ सुथरा सजा कर रखना वगैरह, उसने भी धीरे धीरे बंद कर दिया। दोनों का किसी बात में मन नहीं लगता था। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। रिंकी भी अकेली सी हो गई। पापा अब उसके साथ नहीं खेलते थे। रवि के प्रमोशन का परिणाम आया, उसको पदोन्नति नहीं मिली थी। रवि ने अपनी असफलता का दोष ममता के सिर मढ़ दिया। अगर उस दिन तुमने इतना बड़ा नाटक न किया होता तो मेरा साक्षात्कार अच्छा होता और मुझे पदोन्नति मिल गई होती। रवि के परिणाम ने उनके संबंधों में आई दरार को और गहरा कर दिया। एक दिन रवि जब फिर देर रात ऑफिस से घर आया तो घर का दरवाज़ा बहुत देर से खुला, और खोलते ही ममता ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कटाक्ष मारा। कहाँ रहते हो रोज़ इतनी देर तक? रवि पहले चाहे कितनी ही देर हो जाए घर आया हो, ममता ने कभी इस तरह से नहीं पूछा था। ममता की जहरीली मुस्कान में रवि को सबकी झलक दिखी। उसने झल्लाते हुए कहा, ऑफिस में ही था, और कहाँ जाऊँगा? ऑफिस तो 5 बजे तक बंद हो जाता है, पर आप तशरीफ़ ला रहे हैं रात के 10:30 बजे। ममता के चेहरे की मुस्कान का जहर बढ़ चुका था। रवि के तन बदन में आग लग गई। मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में काम था, सुबह ही निपटा रहा था। अच्छा, क्या बात है? कोई और भी रहा होगा तुम्हारे साथ जिसका काम अधूरा रह रहा होगा। ममता का कटाक्ष अब अनावरित हो चुका था। रवि झुलस गया। ममता ने आज तक उस पर शक नहीं किया था, और रवि ने भी कभी उसके विश्वास को नहीं तोड़ा था। काफ़ी देर तक ममता किसी न किसी बहाने से रवि के सामने से गुजरती रही और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर उसे कोंचती रही। उसे रवि को पीड़ा देने में सुख की अनुभूति हो रही थी। रवि सब समझकर भी चुप रहा। ममता का यह रूप उसके लिए नया था। उसे लगा, सक्की बीवी होने से तो अच्छा है आदमी कुंवारा ही मर जाए। ऐसी बीवियां तो ज़िंदगी दूभर कर देती हैं। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह चिंताग्रस्त रहा, और फिर उसने एक फ़ैसला कर लिया। मौका देखकर वह ममता को बोल देगा, लगता है हमारे तुम्हारे रिश्ते में ऐसी दरार आ गई है जो शायद अब कभी भर ना पाए। हमारा साथ साथ रहना अब असंभव नज़र आ रहा है। किसी बेमेल पहिए की गाड़ी की तरह हम लोग अपने वैवाहिक जीवन को घसीट रहे हैं। तुम अगर मुझसे अलग होना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब चाहो तलाक ले सकती हो। दिन भर रवि का काम में मन नहीं लगा। उसने एक निर्णय लिया तो था, मगर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज़ उसके निर्णय को डगमगा रही थी।
अचानक बॉस की दहाड़ ने उसको झंझोड़ा। रवि, क्या हो गया है तुम्हें? कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हो। हेड ऑफिस की सारी रिपोर्ट चौपट करके रखी है। कल रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख है। बताओ कैसे ठीक करोगे इतने कम समय में? तुमसे नहीं होता तो बोल दो। साफ साफ नौकरी से हाथ धोने की धमकी थी। रवि ने एक बार फिर ममता को ही इस हालत का दोषी ठहराया। वह कुछ न बोला और रिपोर्ट हाथ में लेकर उसे घूरता रहा। तलाक का निर्णय जो डगमगा रहा था, अब वह मजबूत हो गया था। अब और नहीं, आज ही वह ममता से तलाक की बात करके इस चैप्टर को बंद कर देगा। कब शाम हो गई पता ही ना चला। शायद वह ममता से बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। काम बहुत ज़्यादा है रवि बाबू, पांडे जी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ऑफिस के सबसे बुजुर्ग गार्ड ऑफिस बंद करने से पहले लाइट बंद करने आए थे। कई दिनों से देख रहा हूँ आप सबसे आखिर में ऑफिस छोड़ रहे हैं। आज भी 8 बज चुका है और आप काम कर रहे हैं। कहते कहते पांडे जी उसकी सीट के पास आ गए। मगर आपकी सीट पर तो ना तो कोई फाइल है और ना ही आपका कंप्यूटर चालू है। घर जाने का मन नहीं कर रहा। पांडे जी, कोई परेशानी है क्या? घरवाली से बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है? पांडे जी मुस्कुराए। गलत, बिल्कुल गलत। घरवाली सिर्फ सुख दे सकती है, परेशानी नहीं। थोड़ी बहुत खटपट तो हर घर में लगी रहती है। गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो आप उसे फेंककर 3 पहियों से गाड़ी नहीं चलाते, फिर पंचर जोड़कर चलाते हैं। पंचर नहीं है पांडे जी, टायर चिथड़ा हो चुका है, अब नहीं जुड़ सकता। सही वक्त पर पंचर नहीं जोड़ोगे तो चिथड़ा ही होगा। कैसे पंचर हुआ? वह मुझ पर शक करने लगी है पांडे जी, जबकि मैंने आज तक उसे धोखा नहीं दिया। लीजिए, मैं आपसे पंचर पूछ रहा हूँ और आप आगे की सुना रहे हैं। जब टायर चिथड़ा हो गया, रवि की समझ में ना आया। वह पांडे जी को घूरने लगा। बाबूजी, आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पर ज़िंदगी का कुछ तजुर्बा तो हम आपसे अधिक रखते हैं। पांडे जी ने बगल में ही स्टूल खींच लिया और उस पर बैठ गए। 10वीं में पढ़ती थी मेरी बेटी और अपने तीनों बच्चों में मुझे सबसे प्यारी थी। 2 और बेटे भी हैं। 10वीं का परिणाम आया, वह फेल हो गई। मैं खुद तो 10वीं पास ना हो पाया, पर चाहता था कि मेरे बच्चे खूब पढ़ें। लड़की अच्छा पढ़ेगी तो अच्छे घर में जाएगी। मेरे टूटते सपने देखकर शायद मेरा ज्वालामुखी फट पड़ा। पता नहीं कैसे मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और क्रोध में उसकी सहेलियों के सामने मेरा हाथ उठ गया उस पर और काफ़ी बुरा भला भी कहा उसको। उस समय तो वह कुछ ना बोली, सिर्फ रोती रही। शायद उसे इतने प्यार करने वाले पिता से उम्मीद ना थी, या उसको लगा कि उसने मेरे सपने तोड़कर बहुत बुरा किया। रात को जब सब सो रहे थे तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कोने में उतर आए आंसू को पोंछते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उस दिन मैंने समझा कि जीवन 10% होनी है और 90% उस होनी पर आपकी प्रतिक्रिया है। जो कुछ जीवन में हो रहा है वह अवश्यम भावी है, यानी होनी है जो हो चुका है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, परंतु उसको अच्छा या बुरा बनाना आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, पर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके आप भावी जीवन को सुखी बना सकने की ताकत रखते हैं। मेरी बेटी फेल हो गई, यह एक होनी थी, मगर उसकी आत्महत्या मेरी प्रतिक्रिया का परिणाम था। अगर मैं क्षण भर को अपने आप पर नियंत्रण रखता, उससे सहूलियत से पेश आकर उसे आगे मेहनत के लिए प्रोत्साहित करता, तो आज मेरी बेटी मेरे घर में सदा की तरह थिरकती फिर रही होती। मेरी ओर अपनी नज़रें उठाकर फिर बोले, आपको मेरी बात कोई भाषण लग रही होगी, मगर उस हादसे ने ही मुझे यह सिखाया और मैं हर एक को यही बात समझाता हूँ। जीवन में पल पल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जब आपने ही किसी होनी पर प्रतिक्रिया दिखाकर जीवन को सुखी या दुखी बनाया होगा और खुद दुखी बनकर किसी अन्य के सिर उसका दोष भी मढ़ा होगा। भीड़ में आपको किसी का धक्का लगा,
यह होनी थी। आपने मुस्कुराकर यदि उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई, और अगर आप क्रोधित हो गए तो वह व्यक्ति भी पलटकर कुछ कहेगा। हो सकता है बात हाथापाई तक पहुंच जाए, या फिर और उससे भी आगे। उसके बाद वह हादसा आपके दिल में फांस बनकर चुभता रहेगा और दिन खराब करेगा। उस फांस का कारण आपकी अपनी प्रतिक्रिया थी, मगर आप हमेशा उसे दूसरे व्यक्ति को ही उसका जिम्मेदार बताएंगे। रवि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। एक बात हमेशा ध्यान रखना बाबू, जीवन में जितने भी रिश्तों में गांठ पड़ती है वह आपकी प्रतिक्रिया का नतीजा ही होती है, होनी का नहीं। पांडे जी ने अपनी पानी की बोतल से 2-4 घूंट लगाए और चुप हो गए। रवि उनको चुपचाप देखता रहा। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। शायद पांडे जी रवि को उनका सुझाव उनकी समस्या से जोड़ने के वक्त दे रहे थे। देखो बाबू, मैं नहीं जानना चाहता कि आपके और भाभी जी के बीच पिंचर कहाँ से शुरू हुआ था, पर अभी भी पिंचर जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप मर्द हो, आपको गलती मानने में और सॉरी कहने में बहुत ताकत लगेगी। हम लोगों में एक बेकार का अहंकार जो होता है। आप एक काम करो। इतना कहकर पांडे जी ने टेबल से एक कागज़ और पेन उठाया। कागज़ को फाड़कर उसकी चंद पर्चियाँ बनाई और रवि से बोले, आप हर एक पर्ची पर लिखो, सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। घबराओ नहीं, लिखने के बाद हम पर्ची फाड़कर कचरे में फेंक देंगे। आप जैसे जैसे एक एक पर्ची पर लिखोगे आपका जी हल्का होगा। रवि ने वैसा ही किया। वह एक एक पर्ची पर लिखता गया और पांडे जी उसे फाड़ फाड़ कर टोकरी में फेंक रहे थे। रवि को कुछ भी बेहतर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसको अभी भी लग रहा था कि बात को यहाँ तक पहुँचाने में सारी की सारी गलती ममता की ही है। रवि सॉरी बोले, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। सॉरी तो पहले ममता को ही बोलना पड़ेगा। पांडे जी ने पूछा, कुछ अच्छा लगा क्या? रवि ने उनका मन रखने के लिए झूठ बोल दिया। हाँ, तो लाओ फिर 100 रुपये इस एक्सपर्ट राय के लिए। रवि ने मुस्कुराकर पांडे जी को 100 का नोट पकड़ाया। पांडे जी को ऑफिस बंद करना था तो रवि उठकर सामने वाले पार्क में चला गया। करीब 10 बजे उसने फ्लैट की घंटी बजाई। उसे अचंभा हुआ क्योंकि ममता ने तुरंत दरवाज़ा खोला। एक क्षण रवि को देखा और फिर उससे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। रवि को कुछ समझ न आया। उसने उसे अलग करने की कोशिश की, पर ममता उसको छोड़ने को तैयार न थी। ममता के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, तुम बहुत अच्छे पति हो रवि, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। कुछ देर रोने के बाद ममता थोड़ी शांत हुई और उसने रवि को फ्लैट के अंदर आने दिया। रवि ने देखा खाना टेबल पर पहले की ही तरह सजा था। 2 प्लेटें लगी थी। इसका मतलब ममता ने भी नहीं खाया था और वह उसका इंतज़ार कर रही थी। रवि अभी भी इस अचानक परिवर्तन से चकित था। ममता फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गई तो रवि की नज़र मेज़ पर रखे लाल गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पर पड़ी। उसने गुलदस्ता उठाया तो देखा उसमें एक पर्ची पिरोई हुई थी जिस पर लिखा था, सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। यह गुलदस्ता कहाँ से आया? और फिर रवि और ज़ोर से चौंका क्योंकि पर्ची पर हस्तलिपि उसी की थी। अब उसे सारा माजरा समझ में आ गया। पांडे जी ने उससे 100 रुपये लेकर यह गुलदस्ता खरीदा होगा और उसकी नज़र बचाकर उसकी लिखी एक पर्ची रख ली होगी। पांडे जी सही वक्त पर पिंचर जोड़ गए थे। उसी उत्साह में उसने सोती रिंकी को जगाया और दोनों अपना खाना भूलकर रिंकी से आधी रात तक खेलते रहे। फिर पहले की तरह दोनों के जीवन में दरार की जगह बाहर आ गई थी।